क्योंकि नसीरुद्दीन शाह मेरे लिए मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उस टाइम पे मैं थोड़ा ऐसे जोन आउट भी हो गया था, उसका गाड़ी जा रहा था तो मैं गाड़ी के बीच में रुका हुआ था, मेरे तरफ देख के एक स्माइल करके निकल गया एक्टिंग डिपार्टमेंट पैदल। तो जैसे फ्री थिंकिंग पे आप कैसे रोक लगाओ? तो आप स्टूडेंट्स को उन चीजों में उलझा दो जहाँ उनको सोचने का समय नहीं मिले, कुछ करने का समय नहीं मिले। फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके एक इल्यूजन क्रिएट हो गया है कि कौन से बात करना चाहिए, कौन से बात नहीं करना चाहिए, उसमें इतना जो पाबंदी है वो इधर भी धीरे धीरे लागू हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये समाज के एक बाहर इंस्टीट्यूट है, आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, वो नहीं है। केरला स्टोरी ये जो जिस तरीके का एक प्रोपेगेंडा फिल्म्स इस टाइम पे बैक टू बैक बन रहा है। आपने केरला स्टोरी देखी है मूवी? No, I haven't watched it. हम लोग कोई सेंसरशिप में बिलीव नहीं करते। आपका घर अगर ज्यादा बड़ा होगा, आपको संभालने का डर उतना ज्यादा है। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मैं हूं निखिल और प्रशांत के साथ फिलहाल जो ललन टॉप की चुनाव यात्रा है उससे लेकर के आ गया हूं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कैंपस के ठीक बाहर। यहां हम स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं कि FTII में यानी कि हिंदुस्तान में सिनेमा की नर्सरी में होने के मायने उनके लिए क्या हैं। हिंदुस्तान में जिस तरह का सिनेमा इन दिनों बन रहा है, पॉलिटिक्स में उसका जिस तरह का दखल है, उसको लेकर के वो क्या सोचते हैं। उनका कोर्स वर्क इस निज़ाम में किस तरह से चेंज हुआ है, उसको लेकर के वो क्या सोचते हैं। और हाल के दिनों में जो विवाद FTI को लेकर के हुए, उनके बारे में उनकी राय क्या है। एक एक करके स्टूडेंट से बात करेंगे। ये तमाम कोर्सेज से जो FTI में चलते हैं उनके ये स्टूडेंट्स हैं। हमारी कोशिश तो थी अंदर चल के आपको विजडम ट्री के नीचे बैठ करके वहाँ का FTI का माहौल दिखाने की, लेकिन जो निज़ाम है वो कुछ इस तरह का है कि अंदर जाने के लिए एक बड़ा सिस्टम है परमिशन का। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम स्टूडेंट्स को बाहर लेके आ जाते हैं। सड़क पे खड़े होने के लिए किसी की परमिशन नहीं लगती है। एक एक करके इनसे बात करते हैं। हेलो सर, आपका नाम क्या है? हाय, मेरा नाम शुभम है। कौन से कोर्स के स्टूडेंट हैं सर आप? जी, मैं डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले राइटिंग विभाग में हूँ। अच्छा, तो बहुत सारे लोग FTI को जानते हैं। ज़्यादातर लोग जो हमारे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग जानते हैं। आप एक लेमैन को अगर आप बताना चाहें कि आपके संस्थान की मतलब आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है इस जगह होना, आपके लिए FTI का स्टूडेंट होने का मायना क्या है, तो आप उसका जवाब कैसे देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, ऐसी जगह से आना, जैसे मैं बिहार से हूँ तो और फिल्म की शिक्षा मतलब बिहार और पूरे देश में ही नगण्य के बराबर है। तो ऐसी जगह पे अगर कोई व्यक्ति फिल्म से जुड़ना चाहता है, फिल्में बनाना चाहता है, तो निश्चित तौर पर FTI जैसी जगह बहुत महत्वपूर्ण है उसके लिए। और यहाँ होना, एक अपने जैसे लोगों के बीच होना, बाकी के लेखक, सिनेमेटोग्राफर्स, एडिटर्स, साउंड, यहाँ सब चीज़ों की पढ़ाई होती है। और एक कोशिश ये होती है कि एक नज़रिया बने देश, समाज, समय और परिस्थिति को लेके, जो कि आमतौर पर हमारी कलाओं में दिखे और हम जैसी फिल्में बनाएं, उसकी एक पृष्ठभूमि तैयार होती है यहाँ पे निश्चित तौर पे। कौन से वो नोटेड एलुमनाई थे जिनके काम को देखकर आपको ऐसा लगा कि ये FTI से निकले थे, तो मैं भी एक बार पढ़ना चाहता हूँ FTI में, मैं एंट्रेंस दूंगा यहाँ का? मेरे लिए वैसा नहीं था कि किसी व्यक्ति विशेष को देखकर यहाँ आया। निश्चित तौर पर हम जानते हैं बहुत सारे लोगों को, जैसे राजकुमारी रानी हैं, श्री राम राघवन हैं, या पहले अदूर गोपाला कृष्णन, और बहुत सारे बेसिकली फिल्म मेकर्स हैं जिनके कामों को सराहा गया है। बहुत सारे अभिनेता हैं यहाँ से निकले हैं, नसीर साहब निकले हैं यहाँ से। तो वो तो रहता है कि एक है एलुमनाई बेस, पर इसके अलावा जो चीज़ें सुन रखी हैं इस जगह के बारे में, तो निश्चित तौर पर एक लालच तो रहता है कि जहाँ से इतने सारे बड़े लोग निकले हैं वहाँ जाकर देखा जाए कि कैसी जगह है, क्या सिखाती है ये हमें। एक मेरा जनरल क्वेश्चन, सारे ही लोग हैं वो बीच में आके चिप इन कर सकते हैं, तमाम लोग, कि किस तरह की एस्पिरेशंस लेकर के आप लोग आते हैं और आपके दिमाग में जब आप पहली बार एंटर करते हैं, जब आपको पता चलता है कि हो गया है, अब आपका सिलेक्शन हो गया है FTI में, अब आप पढ़ेंगे, तब उस समय दिमाग में क्या चलता है जहाँ पे इतने सारे लोग आना चाहते हैं लेकिन आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है? कोई भी अपनी बात रखना चाहे मैम? सो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। बाहर रह के, अगर हम, जैसे मैं भी यूपी से हूँ जहाँ पे फिल्मों। यूपी में कहाँ से मैम? इलाहाबाद। सो अभी प्रयागराज कहते हैं, बट इलाहाबाद दिल में है। तो
मैं इलाहाबाद से हूँ, वहाँ पे फिल्मों पे बहुत कम चर्चा होता है, और होता भी है तो हम तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि रूरल एरिया से जो आते हैं उन तक नहीं पहुँच पाता। थिएटर और साहित्य को लेके बहुत बात होता है, तो ऐसी जगह पे आना, फिर से उसी चीज़ को जीना, जो साहित्य को जीना, सिनेमा को जीना, और एक अलग नज़रिया बनता है फिल्मों को देखने का। और कहीं ना कहीं अलग कैसे अगर एक बात कहें, जैसे कोई साहित्य पढ़ते हैं तो मन, मतलब यू इमेजिन थिंग्स, एक अलग दुनिया बनती है। वैसे ही यहाँ पे फिल्मों को देखने के बाद एक अलग ही दुनिया बनती है, जहाँ पे लगता है कि हाँ, समवेयर आई ऑल्सो वांट टू मेक दिस, मुझे भी ऐसी चीज़ें करनी है। तो ये एक तरह का नज़रिया है, और यहाँ पे आने के बाद अपना एक पर्सनालिटी ग्रोथ भी होता है। हम सिर्फ फिल्मों की बात ना करके हम समाज को भी उसी नज़रिए से देखते हैं, लोगों को उस नज़रिए से देखते हैं और भी जुड़ते हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पे। और बाकी लाइक यहाँ पे आने के बाद एक अलग माहौल मिलता है, और जब तुम यहाँ से बाहर जाते हो कुछ अलग ही होते हो। एक एवरेज डे कैसा होता है FTI स्टूडेंट का? कोई भी अगर बताना चाहे। मैम? वो डिपेंड करता है कौन सी डिपार्टमेंट से है हम। जैसे मैम आप कौन से डिपार्टमेंट? मैं सिनेमाटोग्राफी से हूँ। अच्छा, आप अपना बता सकते जैसे सुबह हमारा 9:30 बजे से प्रैक्टिकल्स ही मोस्टली होते हैं स्टूडियो में या स्टूडियो के बाहर। वो सुबह से 9:30 बजे से 1 बजे तक, दिन 1 से 2 लंच, 2 से 6 वापस। फिर 6 बजे के बाद हमारी होती है जनरल स्क्रीनिंग, जो फिल्म्स हम देखते हैं उस फिल्म देखने के बाद हम डिस्कस करते हैं। मोस्टली फिल्मों में ही हम जीते हैं, फिल्मों में ही हम बातें करते हैं, जो भी है सब पूरा दिन हमारे फिल्मों में ही बीतता है। कौन कौन से दिग्गज अभी इंडस्ट्री में हैं जो रेगुलरली आ रहे हैं, मतलब गेस्ट फैकल्टी के तौर पे? काफ़ी लोग आ चुके हैं। जैसे हमारे लिए आए थे अविनाश अरुण सर आए थे, अनूप जोतवानी सर आए थे, ऐसे अभी रिसेंटली विनय पाठक सर आए थे हमारा एक्टिंग का वर्कशॉप लेने। तो नसीरुद्दीन शाह सर आते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आते रहते हैं, बहुत सारे जो जुड़े हुए FTI से। अच्छा, नसीरुद्दीन शाह जैसे बाहर की दुनिया के लिए बहुत बड़ी पर्सन, आप लोगों के लिए भी है ही। तो जब जैसे और एक जैसे वो शायद नहीं वैसे अपने बरतते होंगे, लेकिन एक सेलिब्रिटी तो वो है ही। तो जब वो इंसान यहाँ कैंपस में घूमता है और क्लासेस लेते हैं, या मुझे नहीं पता, शायद विजडम ट्री के नीचे अगर बैठ के बातचीत होती, वो किस तरह का माहौल होता है? ऐसे होते हैं कि हम घर के बड़े जो है वो बाहर रहते हैं, वो हमसे मिलने के लिए आए हैं और हम कुछ अच्छे समय बिता रहे हैं। हम कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस, कुछ बाहर की दुनिया की, फिल्म दुनिया की कुछ एक्सपीरियंसेस बताते हैं, कुछ एडवाइसेस देते हैं। ऐसे इट्स लाइक अ सीनियर टू जूनियर ऑलवेज। क्या एडवाइस दी थी इस बार नसीरुद्दीन शाह आए थे? किसी को याद है? मोस्टली एक्टिंग वालों के साथ। एक्टिंग वाले कौन है यहाँ पे? तो नहीं है एक्टिंग वाला बैच अभी हमारे साथ नहीं, ज्यादातर लोग शूट पे गए। हाँ जी, एक्टिंग वाला जो सीनियर बैचेस है वो लोगों का शूट चल रहा है अभी, डिप्लोमा उन लोग एकदम फाइनल ईयर में। मेरे साथ एक्सपीरियंस नसीरुद्दीन शाह का मैं एक चीज़ बताता हूँ। मैं पहली बार जब ये कैंपस में आया था 2019 में, उसके बाद कोरोना के वजह से हम लोगों का कोर्स थोड़ा खींच गया। तो पहली बार, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह मेरे लिए, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं जब कैंपस में पहली बार उनको देखा, मैं ऐसे मतलब थोड़ा शॉकिंग जैसा था कि सामने है ये आदमी अभी, जो अभी तक स्क्रीन पे दिखता था और जिसको इतना पसंद करते थे। एक फ़ैन फॉलोइंग नसीरुद्दीन शाह, ये जो सारे लोग हैं इन लोगों का। तो और उस टाइम पे मैं थोड़ा ऐसे जोन आउट भी हो गया था। उसका गाड़ी जा रहा था तो मैं गाड़ी के बीच में रुका हुआ था, तो ही मतलब उसको समझ में आया कि मैं ऐसे जानबूझ के या फिर कुछ मजाक करने में कर रहा था। तो वो गाड़ी से उतरा, मेरे तरफ देख के एक स्माइल करके निकल गया एक्टिंग डिपार्टमेंट पैदल। अच्छा, हाँ, तो सामने ही था एक्टिंग डिपार्टमेंट के। तो ये मेरा पहला था। बट अभी क्या होता है, धीरे धीरे जब इधर हम लोग भी रहने लगते, ये स्पेस को समझने लगते, फिर वो जो एक फैन फॉलोइंग, वो तो एक रेस्पेक्ट होता ही है एक कलाकार के प्रति। बट वो धीरे धीरे वो थोड़ा ऐसे बदल जाता है कि ये भी एक टाइम पे इधर थे, ये हम लोग का सीनियर है। वो जो एक स्टारडम या जो फैन, वो शायद थोड़ा बहुत उतना इल्यूजन में नहीं रहते। तब हम लोग थोड़ा क्रिटिकली भी देखते उन लोगों का काम। पहले जैसे सिर्फ ऐसे ही सोचते थे कि बहुत। अभी आप लोग ऐसे कम्युनिकेट करते हैं, जैसे
अभी जैसे नसीर साहब की बात हो रही है कि क्या बोलते हैं दादा सर, क्या बोलते हैं आप? हम लोगों से उतना डायरेक्टली कभी बात नहीं होता है, बट हुआ है मेरे साथ पर्सनली, बट हम लोग सर ही बोलते हैं। बट जैसे कभी कभी हम लोग जब दिक्कतों में पड़ते हैं तब हम लोग उनको कांटेक्ट करते हैं, जैसे सारे एलुमनाई हैं, बिकॉज ये स्पेस को हम लोग मानते हैं कि जो प्रेजेंट स्टूडेंट है सिर्फ उनका ही नहीं है। जो ये एक स्पेस का एक खूबसूरत चीज़ ये है कि कभी भी कोई भी जो बाहर का एलुमनाई है जो पास आउट होके गया है वो भी ये स्पेस को अपना मानते हैं। तो कभी भी ऐसे कुछ दिन पहले जयदीप एलावत आए थे, राजकुमार राव आए थे, फिर विजय वर्मा आए थे, तो वो लोग ऐसे ही आ जाते हैं। मतलब वो एक कैंडिड सा एक मोमेंट रहता है ये स्पेस के साथ, सबका एक रिलेशन वो रहता है। बट नसीर सर के पास हम लोग जब भी कोई भी दिक्कत लेके गए हैं वो उन्होंने एंटरटेन भी किया है, वो बात सुना है। कोई एक मिसाल आप बता सकते हैं कि एक सो एंड सो ये प्रॉब्लम थी और उसके बाद फिर उन्होंने कोई सोल्यूशन दिया हो? जैसे हाल ही में जब कोई भी हम लोग स्टूडेंट इशू को रेज करते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर, हर इंस्टीट्यूट के अंदर जैसे बहुत सारे दिक्कतें होती है छात्रों को, तो उस टाइम पे कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा है तो उस टाइम पे हम लोग चाहते हैं कि जो पिछले जो पीढ़ी थे जो इधर पढ़ते थे या फिर इस इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ था वो लोग भी उस पर बात करें। तो कभी कभी उन लोगों के थ्रू हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन तक जब पहुंच नहीं पाते कि उन लोगों के थ्रू हम लोग पहुंचते, तो वो सारे चीज़ों में थोड़ा बहुत जो भी हेल्प उनसे हो पाता है तो उन्होंने किया है हम लोग कांटेक्ट करने के बाद। एक मुझे और कैंपस के एक माहौल के बारे में जानना, जैसे एक तो आप लोग अपनी स्किल पे तो काम करते ही हैं, ठीक है, और मैंने देखा है कि FTI के स्टूडेंट्स बहुत एक्सप्रेसिव भी होते हैं। मतलब उनको जो लगता है वो वोकली बोलने में विश्वास रखते हैं, कोई चीज़ उन्हें मनवानी होती है तो वो लोग अपना प्रदर्शन भी करते हैं। तो अपने जैसे आप कितने सालों से हैं सर यहाँ पे? मैं 2019 में आया था, मैं 19 बैच से हूँ। बीच में जो मतलब हम लोगों का इधर 3 साल का कोर्स होता है, बट कोरोना की वजह से 2 साल हम लोगों का क्लास हुआ ही नहीं, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन क्लास के खिलाफ थे कि ऑनलाइन क्लास जो हम लोगों का जो मीडियम है वो एक प्रैक्टिकल मीडियम है, वो ऑनलाइन क्लास नहीं है, इसलिए हम लोगों का एक्सटेंड हुआ है। इस साल हम लोग फाइनल ईयर में, इस साल हम लोग पास आउट हो जाएंगे। तो 5 साल हो चुका है। कैसे चेंज होते हैं अब? और कोई है जो 5 साल या 3-4 साल बिता चुके हैं कैंपस में? क्या कोर्स वर्क में चेंजेस इस तरह के? जैसे हमें किसी ने कहा कि FTI में एक जनरल एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स का ये है कि आर्ट के बजाय स्किल पे थोड़ा ज़्यादा फोकस है। आपको भी ऐसा लग रहा है क्या अक्रॉस डिपार्टमेंट्स? नहीं, अभी क्या होता है कि हर जैसे डिपार्टमेंट अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट का जो ट्रेनिंग प्रोसेस होता है वो अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्ट के वजह स्किल पे फोकस है या फिर स्किल, हम लोग फिल्म को उस तरीके से नहीं देखते। जब हम लोग एक फिल्म को देखते उसको एज अ होल, कैसे एक फिल्म को देखा जाए उस हिसाब से देखते, ऐसे नहीं देखते कि सिर्फ उस फिल्म का नैरेटिव कितना अच्छा है। तो उस फिल्म में ये भी चर्चा होता है कि साउंड कैसा हुआ है, कैमरा कैसा हुआ है, सब कुछ में एक ओवरऑल चीज़ें देखते हैं। आप अगर चेंज के बारे में बात कर रहे हो, जैसे मैं 19 से हूँ, जो चीज़ें मैं चेंज देख रहा हूँ एकेडमिकली, धीरे धीरे चीज़ें थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। जो किस तरह का? जैसे सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस आ रहा है, जो कट डाउन हो रहा है ज़्यादातर चीज़ें। जैसे हम लोगों का मांग ये था कि अगर कोई सिलेबस एक है जो एक जैसे आपको पता होगा कि 2016 के बाद हम, उसके पहले ये एक एनालॉग मतलब फिल्म इंस्टीट्यूट के बाद वो डिजिटल में शिफ्ट हुआ है कि कैसे पूरा जो ट्रेनिंग प्रोसेस होगा वो डिजिटल में हिसाब से होगा। उसमें सेमेस्टर सिस्टम आया, CBCS सिस्टम इंक्लूड हुआ। तो वो सारे CBCS सिस्टम को कैसे फॉलो किया जा रहा है, उसमें हर साल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर उसके हिसाब से थोड़ा बहुत कटिंग हो रहा है सिलेबस में, जो कभी कभी लगता है कि वो स्टूडेंट के हित में नहीं जाता है। वो डिस्कशन जो एक स्टूडेंट के साथ होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक स्टेक होल्डर है इस कैंपस का सबसे बड़ा, तो अपना जो चीज़ ट्रेनिंग हो रहा है उसमें स्टूडेंट का भी एक बात रहना चाहिए कि किस तरीके का सिलेबस वो जो कट डाउन हो रहा है वो सारे चीज़ें हैं। और ये एटमॉस्फेयर अगर बदलता हुआ जो चीज़ हो रहा है वो ऐसा कुछ अलग नहीं हो रहा है जो कैंपस में, जो पूरे देश में जिस तरीके से 2019 में मैं जब आया था उस टाइम पे जो देश का सिचुएशन था और उस टाइम पे एक सिग्निफिकेंट चेंज सब लोग शायद देख पा रहे हैं, उसी का थोड़ा बहुत असर तो कैंपस के अंदर भी वो हो रहा है इन टर्म्स ऑफ सर्विलियंस, इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट सर्विलेंस। हाँ, सर्विलेंस आप लोगों में होता है। इस तरह का सर्विलेंस इस चीज़ों में होता है कि सपोज ये जो फिल्म स्कूल है, फिल्म स्कूल में हम लोग फिल्म देखने आए हैं, उसके साथ साथ अगर हम लोगों को कुछ लगता है कि कुछ फिल्म्स हम लोग ओपन में देखेंगे तो उसमें भी कभी कभी टाइम पे वो दिक्कतें आता है कि क्यों
वो सारे ज्यादातर जो पॉलिटिकल मतलब ओपन में भी फिल्म देख सकते हैं, जैसे अगर आप पेड़ के नीचे फिल्म लगा रहे हैं, उसमें कंटेंट के ऊपर कभी कभी दिक्कतें आता है कि जैसे कोई मिसाल देके आप बता सकते हैं कि XYZ फिल्म थी और हमने ट्राई किया और फिर किसी ने टोका, ऐसी कोई याद आती है? जैसे हाल ही में सबसे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल है कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले बहुत एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है कैंपस के अंदर, जहाँ पे बाहर के लोग आके कैंपस के ऊपर एक अटैक हुआ क्या है। आप लोग कौन सी फिल्म दिखाना चाहते हैं? तो 22 तारीख को हम लोग राम के नाम स्क्रीन करना चाहते थे जनरल स्क्रीनिंग में। जो आनंद पटवर्धन की डॉक्यूमेंट्री की फिल्म था, जो एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म है और उसका सेंसर सर्टिफिकेट भी है। और जनरल स्क्रीनिंग ऐसा होता है कि 6:30 बजे से हर दिन जनरल स्क्रीनिंग एक एकेडमिक एक्टिविटी है, उसमें वो फिल्म क्यूरेट किया गया था 1 हफ्ते पहले से। एडमिनिस्ट्रेशन को सब पता था, बट स्क्रीनिंग शुरू होने के 5 मिनट पहले दिक्कतें होना शुरू हुआ। तब जाके जब स्टूडेंट आके रेजिस्ट करना चालू किए, तब 45 मिनट्स डिले हुआ एक स्क्रीनिंग को। 45 मिनट्स बाद हम लोग स्टूडेंट वॉइस रेज करके वो फिल्म को स्क्रीन कर पाए, बट ये सारे दिक्कतें आते रहते। जैसे एक चीज़ ये है कि पहले स्टूडेंट्स इक्वल स्टेक होल्डर्स थे। जिस तरीके से कैंपस में चीज़ें होती थी, जो कुछ भी होता था, राइट फ्रॉम देयर लर्निंग टू ऑल द एक्टिविटीज़ दैट दे वर पार्ट ऑफ, तो स्टूडेंट्स का एक पर्टिकुलर से होता था कि ओके, हमें हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, इस दिशा में होनी चाहिए। धीरे धीरे वो सारी मतलब उन चीज़ों पे पाबंदियाँ लगती जा रही हैं। और 2016 के बाद से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आया कैंपस में, और वो ऑलमोस्ट वैसा प्रोसेस, मतलब ये प्रोसेस ऐसा था कि उसको फोर्स फिट किया गया एक ऐसे सिस्टम में जहाँ वो नेचुरली अप्लाई ही नहीं होता है। और ऐसा लगता है कि मतलब बहुत सारी आज़ादियों को रोकने के लिए, मतलब स्टूडेंट्स को कर्व करने के लिए, उनको अलग दूसरी चीज़ों में ताकि ना इन्वॉल्व रह पाए, उनको ज़्यादा नियंत्रित किया जा सके। मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये किस तरह का नियंत्रण है? मतलब आप लोग ऐसी कौन सी गुस्ताखी कर रहे हैं जिसको नियंत्रित किया जा रहा है? नहीं, मतलब ऐसी गुस्ताखी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली नियंत्रण बहुत अलग अलग तरीक़ों से काम करता है, और आपको भी पता है। तो जैसे फ्री थिंकिंग पे आप कैसे रोक लगाओ? तो आप स्टूडेंट्स को उन चीज़ों में उलझा दो जहाँ उनको सोचने का समय नहीं मिले, कुछ करने का समय नहीं मिले। आप उनको अटेंडेंस और मतलब दुनिया भर की वैसी चीज़ों में उलझा दो। आप उनका मॉड्यूल वैसे डिज़ाइन कर दो। मतलब कॉलेज हो रहा है। हाँ, मतलब वही स्कूल जैसा हो रहा है। कॉलेज तो ठीक है फिर भी, पर हाँ। आपको भी लगता है सर ये ऐसे सारे चेंजेस आपने भी देखे हैं आपके इंस्टीट्यूट में? आपका नाम क्या है? आप कौन से कोर्स में? मेरा नाम मनकप है और मैं डायरेक्शन 2019 बैच से हूँ। तो सर आपने भी मतलब 5 साल तो देख ही लिए। हाँ, तो हाँ, ऑब्वियसली जैसे हम लोगों ने शुरू किया था 2019 में, फिर लॉकडाउन आया जैसे बताया उन्होंने भी, तो ऑब्वियसली चेंजेस बहुत देखा है हम लोगों ने, नॉट ओनली एकेडमिकली तो बहुत चीज़ें देखा है। एंड ऑल्सो जो कैंपस के अंदर जैसे पहले बहुत हरियाली थी, जैसे लाइक अभी ट्रीज़ अभी कट डाउन कर रहे हैं ऐसे रैंडमली। तो वो शांताराम पुंज जहाँ पीछे हम लोग जहाँ शूट करते थे, जैसे कि 5 मिनट का फिल्म हो, कुछ एक्सरसाइज हो, तो वहाँ एक शूटिंग के लिए एक अच्छा स्पेस हो जाता था। लेकिन अभी वहाँ का पेड़ भी काट रहे हैं, तो वो चेंजेस। और जैसे कि स्टूडियो बनने का बात था, वो भी नहीं बना अभी तक। अभी आप लोग कौन से स्टूडियो में काम कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल हम लोगों का स्टूडियो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। अभी फाइनल जो प्रोजेक्ट है वो बाहर जाके शूट करना होता है, 24 मिनट का फिल्म होता है। पर जूनियर बैचेस जैसे कि अभी और नए बैचेस आ रहे हैं, तो उसके कारण अभी स्टूडियो क्रंचेस हो रहे हैं कि फिर वो किसी को एडजस्ट करना पड़ रहा है कि लाइक एक स्टूडियो के अंदर ही एक ब्लैक क्लॉथ लगा के वहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, तो फिर वहाँ लर्निंग में लाइक दिक्कत होता है। मतलब एक लॉजिस्टिक्स वाली दिक्कत भी। लॉजिस्टिक्स अफेक्ट्स एकेडमिक्स ऑब्वियसली। और आपको कोर्स वर्क जिस तरह से चेंज हुआ है, कोर्स वाइज अगर मैं अपना कोर्स वर्क जिस तरह से चेंज हुआ है, जो जैसे नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं, कुछ चीज़ें हटाई भी गई। अभी फ़िलहाल तो हम लोगों का इंट्रोडक्शन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि कट डाउन ही हुआ। कुछ जहाँ और होना चाहिए था वो नहीं है। जैसे कि हम लोग अभी भी बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हमारे लाइक फाइनल ईयर में ऐसा मॉड्यूल रहना चाहिए जहाँ पिचिंग के बारे में, ग्रांट के बारे में, जैसे फिल्म फेस्टिवल प्रोड्यूसर को, अभी हम फिल्म बनाना तो सीख रहे हैं, लेकिन अभी फिल्म कैसा लाइक मार्केट तक लेके आना है या तो फिर टारगेट ऑडियंस से कैसे लेके आना है, उसका भी हमारा वर्कशॉप होने के लिए कराने के लिए हम लोग कोशिश लाइक बोल रहे हैं। लेकिन अभी फिर
क्योंकि फाइनली आपको भी ये कैंपस के कन्फाइन से जब बाहर जाएंगे तो आपको भी एक रोजगार आजीविका चाहिए। आपको अपने आर्ट से कुछ पैसा कमाना है, खुद खाना है, बाकी लोगों को देना है जितने लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक बात है। मैं एक और चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि जो जैसे मैंने पूछा था कि एक एवरेज स्टूडेंट का दिन कैसा होता है, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि एक एवरेज पास आउट की ज़िंदगी क्या होती है। यहाँ से बच्चे निकल के पहले क्या ज़्यादातर लोग मुंबई ही चले जाते हैं? सर, आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट इन हिंदी। आप इंग्लिश में बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई एम फ्रॉम द साउथ। सो साउथ में कहाँ से? केरला। आई एम फ्रॉम केरला। मोस्टली when I think about my future, I have plans to go back to Kerala and make films there. But क्योंकि वहाँ तो एक बहुत ही healthy industry है already. And it's the comfort of the culture. I'm not very much aware of what happens in Mumbai and this and that. But I'm ready to take a chance and get exposed to that place as well, because the work culture is very different. And yeah, payment wise and the industry wise also, it's much huger than what we have in the south. So that is also there, and there are किस तरह का work culture difference it's more in Kerala and Mumbai? Kerala is still developing. It is much less, how to say, contract based, and whatever the job security wise, there are things that the industry lack. But from whatever little I understand, I feel like in Mumbai it's more contract based. Studio system is still running. And there is some sense of security, and the pay gap is also huge compared to both industries. Naturally, because one industry is smaller than the other one. So, and there are alumni who have gone from here. And मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे एक लेमैन व्यूअर होता है, वो साउथ का सिनेमा उसको लगता है कुछ और है, ठीक है, एक डिफरेंट सिनेमा वो मानता है साउथ का। एक्शन पैक होगा तो बहुत एक्शन होगा, आर्ट सी होगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ होंगी। मेन स्ट्रीम माना जाता है मुंबई के सिनेमा को, है ना। तो आप लोग जो स्टूडेंट्स जो पूरे इंडिया से आकर के FTII में पढ़ते हैं, क्या आप लोगों के बीच में भी इस तरह की बात होती है कि सिनेमा जोग्राफी वाइज किस तरह से अलग बिहेव करता है या चेंज होता है? No, I got it. So I feel like the beauty of a place like FTII is this coming together of us from different parts of India, where we come with this idea of what regional film is, and we often discuss these films among ourselves, and we screen these films and ourselves, and we discuss it and how it is different from ourselves. So I think that exposure is very important to shape our view about film and how to shape our filmmaking as a whole. मतलब इस तरह की बातें हो तो ये। और एक और चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे अभी पूरे देश में लगातार कैंपसेस को लेकर के खूब बात होती है कि ये कैंपस राइट विंग है, ये कैंपस लेफ्ट विंग है, ये कैंपस सेंट्रिस्ट है। क्या आप लोगों के बीच में भी इस तरह की बात होती है कि ये एक कैंपस के तौर पे या FTII किस तरह से सोचता है, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से सोचते हैं? मैम, कैंपस, हमारे कैंपस, आपके यहाँ पे ये लेफ्ट राइट वाली बहस होती है? इंटरपर्सनल बहस तो नहीं होती है, डिस्कशन हो सकती है, बट एज अ कैंपस वी ऑलवेज बिलीव कि जो क्या सही है हम लोग मिलकर डिसाइड करते हैं क्या सही है, क्या वो हमारे सोसाइटी के लिए एक्चुअली सही है कि नहीं जो हो रहा है, या इस पे हमें बात करनी चाहिए कि नहीं, वो हम जनरली एक साथ मिलकर डिसाइड करते हैं। और जो निकल के आता है वही कि हमें बात करनी चाहिए। और एक्चुअली एज एन आर्टिस्ट हमको भी अपने आप से और सोसाइटी से एक ट्रूथफुलनेस रखनी चाहिए, ताकि हम जो पढ़ने आए हैं वो हम एक्चुअली कुछ काम कर सके विद सम ट्रूथफुलनेस। तो क्या यहाँ एक आप कुछ कहना चाहिए? तो बेसिकली ये हर जगह है, कोई भी कॉलेज होता है, कोई भी कैंपस होता है, राइट विंग और लेफ्ट विंग पे बात होता है। यहाँ बैलेंस है, उसी में मैं बात कर रही हूँ। तो ये हर जगह होता है, बट हमारे कैंपस में ये है कि जो हमारा स्टूडेंट बॉडी है वो किसी आइडियोलॉजी को लेके नहीं चलता है। यहाँ पे लोग पढ़ने आए हैं और उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ एक साथ सारे लोग मिलके बात करते हैं। और हमारा कोई भी डिसीजन कोई एक बंदा नहीं लेता है या ऐसे नहीं लेता है, हम एक GBM बुलाते हैं जहाँ पे सारे स्टूडेंट कम्युनिटी आके बात करते हैं, फिर उस पर डिसीजन लिया जाता है। ये थॉट प्रोसेस और ये आइडियोलॉजी हमेशा बात होता है, बट ऐसा नहीं है कि हम डिवाइडेड।
वी आर टुगेदर। और कोई भी प्रॉब्लम आता है, लाइक अभी जो प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पे सब बहुत से ऐसे, किस बारे में प्रोटेस्ट? लाइक जो अभी हमारा क्या कहते हैं बाबरी मस्जिद को लेके जिस पे प्रोटेस्ट हुआ, तो वहाँ पे डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग भी थे, बट वी वर टुगेदर, वी स्टैंड टुगेदर। सब ने एक साथ होके, एक साथ लेके, एक साथ आके इस प्रोटेस्ट को सफल बनाया। तो दैट इज़ देयर। अगर कोई स्टूडेंट इस कम्युनिटी में प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो लोग अपना आइडियोलॉजी भूल के एक ह्यूमन के तौर पर एक साथ आते हैं। तो ये खूबसूरती है हमारे कैंपस की, लाइक स्टूडेंट्स की। मुझे एक चीज़ लगता है कि ये जो लेफ्ट राइट का बात होता रहता है हर कैंपस में, और ये कैंपस का एक चीज़ है कि कितने देर तक आप लेफ्ट राइट का बात करोगे। ये भी मुद्दा नहीं है कि लेफ्ट राइट में कौन राइट है या लेफ्ट है, मतलब कौन उस चीज़ में जा रहा है, बट जो स्टूडेंट का इशू होता है, हर एक प्रो स्टूडेंट जो एक वॉइस होता है, जहाँ पे क्योंकि हम लोग जो फाइट करते रहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या फिर जो भी गवर्नमेंट के साथ, वो एक इनइक्वल फाइट है। हम लोगों के पास जो है वो है वॉइस है अपना, तो वो वॉइस जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आगे लेने की कोशिश कर, मतलब हेल्प करेगा, उस चीज़ के बात होना चाहिए। और डिफरेंस होना, आइडियोलॉजिकल बेसिस में डिफरेंस होना, स्प्लिट होना कोई बुरी बात नहीं है, सदियों से होने आ रहा है, और दोनों चीज़ का रहना भी ज़रूरी है, और ये कैंपस में भी वो चीज़ है। मैं हाल के दिनों में जो कुछ विवाद हुए उन पे विवाद कर, जैसे एक बड़ा पॉपुलर विवाद था पायल कपाड़िया वाला। गजेंद्र चौहान के दौर में उनको सस्पेंड किया गया, लेकिन उसी साल वो उनका काम कान में स्क्रीन हुआ। इस साल भी मई में कान में उनकी फिल्म स्क्रीन होगी, ऑल वी इमेजिन इज लाइट। तो जैसे ये इस तरह के चेंजेस आए हैं, क्या अभी भी उस बारे में बात होती है, या अभी जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है उसके संबंध स्टूडेंट से कैसे? देखिए, ये जो विवाद है, ये बातें हम लोग करते हैं कि हम लोग FTI में जिस तरीके से फिल्म को देखते हैं या फिर फिल्म को सीखते हैं, वो सिर्फ क्लासरूम में बैठ के नहीं सीखते। आप जो पायल कपाड़िया का नाम ले रहे थे, वो एक प्रोटेस्ट का पार्ट रह चुका है। जब गजेंद्र चौहान के उसके हिसाब से उसको सस्पेंड भी किया गया था। और बट ये भी दिक्कतें हैं कि जब ये जो सारे फिल्में जहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें भी हम लोग को सोचना चाहिए कि किस तरीके का माहौल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं कैंपस के अंदर। और विवाद अभी भी है, अभी भी बहुत सारे चीज़ों लेके, जैसे बात कर रहे हैं कि अभी पूरे एक देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके एक इल्यूजन क्रिएट हो गया है कि कौन से बात करना चाहिए, कौन से बात नहीं करना चाहिए। उसमें इतना जो पाबंदी है वो इधर भी धीरे धीरे लागू हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये समाज के एक बाहर इंस्टीट्यूट है, आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, वो नहीं है। बट ये सारी दिक्कतें आज भी है, शायद मेरे हिसाब से पहले से ज़्यादा ख़राब है सिचुएशन। एक सवाल हम हाल के दिनों के जो बड़ी हिट्स हुई हैं उनको लेके भी पूछना चाहते हैं, चाहे वो RRR हो या KGF हो। KGF 2 आई थी हाल में, एनिमल आई थी। ये सारी फिल्में आप लोग ये भी तो कैंपस में देखते ही होंगे, इनको देख के आपको कैसा लगा? इनको हम देखते भी हैं, देख के हम लोग आपस में बात करते हैं। क्रिटिसाइज़ करना होता है तो मतलब क्रिटिसाइज़ अपने हिसाब से करते हैं कि क्या क्या हमारे लिए वर्क कर रहा है, क्या क्या हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा है, कहाँ पे हम एज अ फिल्म मेकर कहाँ पे हम ये सोच रहे कि ये जगह मुझे नहीं दिखानी है, ये ऐसी चीज़ मुझे नहीं दिखानी है अपनी फिल्म में आगे बढ़ के। तो ऐसे ही बात हमारी मोस्टली होती रहती है कि हर एक फिल्म से हम क्या ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते, और ये डिसाइड भी करते हैं कि हमको क्या नहीं बनाना है, सिर्फ क्या। क्या इसको भी लेके ऐसे कैंपस में बंटवारा हो जाता है कि जैसे एनिमल को लेकर के एक बहुत बहस हुई कि क्या इसके अंदर जो दिखाया गया है वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, क्या? और लोगों ने बहुत ही स्ट्रांगली एग्री किया, डिसएग्री भी किया। क्या कैंपस में भी इस तरह की चीज़? सबके अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस होती है। जितनों से बात हुई है डिफरेंस ओपिनियन थे। किसी को लगता है ये कुछ भी नहीं दिखाया है और भी ज़्यादा टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होती है, ये भी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है। किसी को लगा शायद उतना नहीं है, शायद थोड़ा और डिफरेंस, मतलब हम शायद फिल्म को समझ नहीं पा रहे। तो ये ऐसे बातें हमारी होती रहती है, डिस्कशन चलती रहती है। गर्मा गर्म बहस भी होती है। हाँ। और बहस के बाद क्या होता है? बहस के बाद हम लोग एक साथ फिर से हंसने लगते हैं, फिर से अगले दिन बात खत्म हो जाती है कैंटीन में चाय वाय पे। अच्छा, इन दिनों कई सिनेमा को हमने कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हुए देखा है जो क्वेश्चन अपने नेचर में पॉलिटिकल थे, चाहे वो केरला स्टोरी हो या कश्मीर फाइल्स हो। अभी आर्टिकल 370 एक सीरीज आई हुई है। इस तरह के सिनेमा को, जिसको कहा जाता है कि राइट विंग का सिनेमा है, उसे लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं?
देखिए, जब केरला स्टोरी का इधर भी एक स्क्रीनिंग हुआ था, आपके सारे दोस्त इधर छितरा गए, इधर आ जाइए, साथ में आ जाइए, तभी हम जान पाएंगे कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं। मैं जो बोल रहा था कि ये जो केरला स्टोरी, ये जो जिस तरीके का एक प्रोपेगेंडा फिल्म्स इस टाइम पे बैक टू बैक बन रहा है, अभी हम लोग कोई सेंसरशिप में बिलीव नहीं करते। हम लोग को लगता है कि अगर कोई फिल्म में कुछ बुरा चीज़ है, हम लोग उसका इक्वली प्रोटेस्ट करेंगे, बट हम लोग ये नहीं बोलते कि इस फिल्म को सेंसर करो, इस फिल्म को, वो फिल्म तो बननी चाहिए। जैसे केरला स्टोरी का जब इधर एक स्क्रीनिंग हुआ था अंदर, हाँ, एक दूसरे संस्था आके इस चीज अपने प्लेस को रेंट किया था, हम लोग बाहर प्रोटेस्ट किए थे, किसी ऑडियंस को रोका नहीं गया था। हम लोग इतना बोले थे कि ये फिल्म में जो प्रमोट किया जा रहा है वो ब्लेटेंट लाइज है। उसी में एक इशू भी हुआ था जहाँ पे कुछ लोग आके एक प्रोवोकेशन हुआ था। तो ये सारे दिक्कतें हो रहा है कि जहाँ पे हम लोग अगर अपना वॉइस आउट कर रहे हैं कि एक फिल्म, जिस तरीके का फिल्म बन रहा है, उसमें दिक्कतें, प्रॉब्लम इसमें आता है जब एक गवर्नमेंट वो सारे फिल्म को बैक किया जाता है। जैसे आपको पता होगा, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स के टाइम पे बहुत सारे स्टेट में छुट्टी दिया गया था एम्प्लॉयज़ को कि तुम लोग जाके फिल्म देखो। तो एक गवर्नमेंट एक प्रोपेगेंडा फिल्म या फिर कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोपेगेंडा फिल्म को क्यों प्रमोट करेगा? दिक्कतें उस चीज़ में आता है जहाँ पे हम लोग अपना वॉइस रेज करते हैं, और हम लोग अपना वॉइस रेज करते रहेंगे, बट हम लोग ये नहीं मानते हैं कि कोई भी फिल्म को ऐसे सेंसर करना चाहिए और बंद करना चाहिए। मैम हमारे साथ, मैम आपका नाम क्या है? मैं भूल गया, सॉरी। माय नेम इज अन्ना। मैम आप केरला से ही हैं, आपने केरला स्टोरी देखी है मूवी? नो, आई हैवंट वॉच्ड इट। क्या आपका मन किया कि अब इतनी बात हो रही है, देखते हैं एक बार, कि कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत प्रॉब्लमैटिक है? You know, when a film is made, when a propaganda film is made twisting the reality and just concealing the real facts and everything, I think that is just a manipulation, a bad manipulation of the filmmaking process as well. So, but some would say कि आपने फिल्म देखी ही नहीं है, you haven't watched the film yet, and still you are calling it a propaganda movie. But you know what I have read about the film and what I have heard about the film, I feel like, and knowing the reality of Kerala, a place like Kerala, I feel like, you know, whatever they have trying to portray is, you know, just simple lies and everything. क्या reality है केरला? I don't know. I don't really think that whatever the movie is reinforcing, or you know, the kind of image that the movie want to portray about Kerala is, you know, I think Kerala is a very, you know, tolerant, you know, a religiously tolerant place and all. So yeah, so the kind of divide they want to create in such a situation is, I think it's the manipulation that. आपको भी लगता है सर कि फिल्में मतलब एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के तहत अब फिल्में बन रही हैं, या पहले की सरकारों ने भी प्रोपेगेंडा किया तो आपकी सरकार कर रही है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब आप देखते कैसे हैं इस फिनोमेना को? देखिए, पॉलिटिकल फिल्म और फिल्म जहाँ पे पॉलिटिक्स यूज़ होता है उसमें डिफरेंस है, क्योंकि बहुत साल से हम लोग देखते आ रहे एकदम आप कोई क्लासिकल इंडियन फिल्म भी बोलिए कि पथेर पांचाली या जो भी हो, उसमें एक सोशियो पॉलिटिकल, एक ह्यूमैनिटेरियन, एक जो डायरेक्टर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, तो वो तो है ही। एक एज ए कॉन्शियस आर्टिस्ट आपको वो आ ही जाता है उस फिल्म में। तो वही उसमें डिफरेंस है कि एक पॉलिटिकल फिल्म और फिल्म जहाँ पे एक डायरेक्टर अपने सोशियो पॉलिटिकल जो भी व्यू पॉइंट रखना चाहते हैं, तो उसमें तो देयर इज अ डिफरेंस, और वो आर्टिस्टिक डिफरेंस है एक्चुअली, हाउ अ डायरेक्टर यूजेस दैट, उसका जो व्यू पॉइंट है कैसे यूज करते हैं। ये तो जैसे अभी एक जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी एक फिल्म आ रही है, तो मैं इन सारी फिल्मों की बात कर रहा हूँ जिनको एक राजनीतिक धारा के साथ जोड़ के देखा जाता है। देखिए, अभी वही मैं जो बोला कि लोगों के पास पैसा है, प्रोड्यूसर है, टू बैक अप, एंड ऑल्सो तो इस सिचुएशन में तो पीपल कैन मेक एनी काइंड ऑफ फिल्म, और वो आप किसी को ना भी नहीं बोल सकते कि भाई बंद कर दो जाके। तो पीपल आर, लेट द पीपल वॉच द फिल्म एंड डिसाइड कि वो कैसा, लाइक। आपने देखी है इन फिल्मों की बात जो मैं कर रहा हूँ? नहीं, मैं नहीं देखा। अच्छा, किसने ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने केरला स्टोरी देखी है, जिसने JNU का ट्रेलर देखा है, या जिसने ये फिल्में देखनी तो एक बार आप, क्योंकि आलोचना करने के लिए देखना भी तो ज़रूरी है। ट्रेलर तो हम लोगों ने देखा है JNU का, केरला स्टोरी का, बट फिल्म नहीं देखा है, क्योंकि
किसी किसी जगह पे एक प्रोटेस्ट इस तौर पे भी होना चाहिए कि ये कोई फिल्म हम जब एक रिव्यू देखते, ट्रेलर देखते, तो उसका जो समरी है ना वो थोड़ा बहुत समझ आता है कि किस इंटेंशन के साथ बनाया जा रहा है। तो वो हक हम लोगों के पास भी होना चाहिए कि वो फिल्म को हम लोग देखे या फिर ना देखे, एज अ प्रोटेस्ट ऑल्सो, बिकॉज इससे ज़्यादा हम लोग इस पॉइंट पे क्या ही कर सकते हैं। जैसे जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी में जिस तरीके का ट्रेलर आया है, उस जगह पे जिस टाइप का हेट स्पीच दिया जा रहा है, ओपन कैमरा पे फोर्थ वॉल ब्रेक करके डायरेक्टली बोला जा रहा है, ये जो डायरेक्ट प्रोवोकेशन है टुवर्ड्स द सोसाइटी, जिस सोसाइटी को और बांटा जा रहा है और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, वो सारे चीज़ों में प्रोटेस्ट होना चाहिए, बात और ज़्यादा होना चाहिए। हम लोगों को वो चीज़ लगता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो करंट क्रॉप ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स जो हैं मार्केट में, जो अभी काम कर रहे हैं, बहुत सारे आपके एफटीआई के अलुमनाई हैं, क्या आपको उनके अंदर एक कन्फ्यूजन दिखता है कि यार अभी कैसे फिल्म बनानी, क्या वो भी ये राइट और लेफ्ट में बट गए हैं? नहीं, हमने जिस एलुमनाई से कांटेक्ट किया या सपोर्ट मिला हम लोगों को, हमें नहीं देखा कि एक्चुअली जो एक एफटीआई का पास्ट जो हिस्ट्री है और जैसे रहा है कि जो एक बिलीफ है, वो बिलीफ सिस्टम अभी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं रह गया और उसमें अभी भी स्टूडेंट्स है जो उसके ऊपर बात करते हैं। तो एलुमनाई भी जब हमसे डिस्कशन करते हैं कोई इशू में और ये में, तो उसमें देखते हैं कि वो जो हिस्ट्री है, वो जो बिलीफ है, वो सिस्टम को इंटैक्ट रखने का कोशिश तो अभी भी जारी है। ठीक बात है। मामला ऐसा है कि मामला पेट का है और मामला जिसका घर जितना बड़ा हो उसका टूटने का डर उतना ज़्यादा रहता है। तो जो लोग ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुके हैं ना, उसका ये माहौल देख के बात करना भी थोड़ा कम हुआ है। आप जो बोल रहे हो मैं पूरा उससे थोड़ा बहुत सहमत हूँ कि जो एलुमनाई को जिस तरीके से बात करना चाहिए, जो सिचुएशन बन रहा है उसमें नहीं है। जैसे हम लोगों के बहुत सारे एलुमनाई हैं जो इस चीज़ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्ट भी है इसका। बहुत सारे एलुमनाई है जिस टाइप का फिल्म बन रहा है, आप अगर देखोगे उसमें जुड़ा हुआ है। जो केरला स्टोरी शूट किया गया है, एफटीआई के एक एलुमनाई ने शूट किया है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। बट वही है, आपका घर अगर ज़्यादा बड़ा होगा, आपको संभालने का डर उतना ज़्यादा है, तो वो सर्वाइवल का इशू है। ठीक है, दो आखिरी जेनरिक सवाल मुझे पूछने हैं लोगों से। ये उन दर्शकों के लिए है और उन युवाओं के लिए है जो एफटीआई पढ़ने आना चाहते हैं। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि इतना अच्छा कॉलेज, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट इतने मतलब दशकों से पुणे में काम कर रहा है। एफटीआई के एडमिशन प्रोसेस के बारे में अगर आप ब्रीफ में बता सकें, और कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे रन किए जाते हैं और अप्लाई बच्चा कैसे करे? एफटीआई का एडमिशन प्रोसेस ऐसे होता है, साल के बीच में पहले जैसे फेब के आसपास, मतलब दिसंबर या फिर जनवरी के आसपास एक नोटिस आया करता था। अभी वो कोरोना के वजह से थोड़ा हिल गया है। तो वो अभी एक टाइम के एक नोटिस आता है जो वेबसाइट में लागू किया जाता है कि एक रिटन एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं, जिसमें एसआरएफटी और एफटीआई दोनों एक साथ पार्ट लेते हैं। अभी वो रिटन एंट्रेंस टेस्ट में दो टाइप का सवाल होता है। एक है कि एक एमसीक्यू बेस्ड जहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल होता है, और एक सब्जेक्टिव सवाल होता है एक पार्ट का, जहाँ पे अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट पे जो अपना क्या राय है, कैसे एक स्टूडेंट सोचता है, वो जज किया जाता है। तो एक एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होता है। अभी एंट्रेंस के बाद एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं उसको ओरिएंटेशन एंड इंटरव्यू। ओरिएंटेशन में स्पेसिफिकली ये होता है कि 3 दिन का एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हर स्टूडेंट जो रिटन एंट्रेंस में 30 या मान लो 35 लोगों को सिलेक्ट किया गया है, उसमें वो एक जजमेंट होता है जहाँ पे बाहर के फैकल्टी होते हैं, बाहर के एक्सटर्नल एक्सपर्ट होते हैं, इंटरनल फैकल्टीज होते हैं, ईचओडीज होते हैं। दे जज पीपल की किस हिसाब से उसका कितना नैक है, या फिर फिल्म मेकिंग के दौर पे जो जो अलग अलग एंटिटी है या एट्रीब्यूट्स है उसमें जज किया जाता है। उसके बाद एक फाइनल इंटरव्यू होता है। फाइनल इंटरव्यू में बाहर के पैनल रहते हैं, बाहर के एक्सटर्नल एक्सपर्ट रहते हैं, इंस्टीट्यूट के बहुत सारे फैकल्टीज रहते हैं। अभी ये सब होने के बाद जो टोटल मेरिट लिस्ट होता है, ये 3 जो पड़ाव है वो पड़ाव में अलग अलग कट ऑफ मार्क्स रहते हैं। उसको जोड़ के जो मेरिट लिस्ट बनता है उससे हिसाब से एक एडमिशन प्रोसेस होता है। एक और चीज़, बहुत सारे ऐसे बच्चे आएंगे जो हो सकता है टियर 2 से हों, देहात से हों, और उन्हें अपने पेरेंट्स को समझाना पड़ता है कि भाई मैं किस कॉलेज में पढ़ने जा रहा हूँ, ये कोर्स क्या है, इसमें इतना पैसा लगेगा, उतना पैसा लगेगा। और पेरेंट्स की इस तरह के सवाल होते हैं कि भाई ये IIT IIM के बाद तो प्लेसमेंट है, यहाँ पढ़ने के बाद क्या होगा?
तो ये एक दिक्कत है कि हम लोग इधर जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट का ऐसा तो नहीं है कि घर से बहुत इनकरेज करके भेजा गया है कि जाओ जाके फिल्म पढ़ो, क्योंकि फिल्म एडुकेशन का जो अवेयरनेस है इंडिया में वही थोड़ा कम है, और इसीलिए वो विजन के साथ ही FTI बनाया गया था कि ताकि एक जो पब्लिक एडुकेशन हो फिल्म के दौर पे, फिल्म मेकिंग पे, तो वो एक दिक्कतें होता है। बट जो इंस्टीट्यूट के तरफ से हम लोग भी पुश करते रहते हैं कि आउटरीच और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, ताकि इट्स नॉट ओनली कि जो टायर 1 सिटी से है उधर तक हम लोग इसको सीमित रखें, बट बाहर भी जाए, जहाँ पे बहुत सारे रूरल एरिया पे जाके हम लोग FTI के बारे में बात करें, आउटरीच प्रोग्राम करें, फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ एडुकेशन छोटा सा कोर्स दे, ताकि पेरेंट्स को भी समझ में आए कि इसके बाद एक कुछ तो कुछ हो सकता है। हाँ, क्योंकि वो लोग पूछते हैं भाई कि FTI वाले निकलते हैं, वो कहाँ प्लेसमेंट होता है, कमाते कितना है? देखिए, ये बहुत सब्जेक्टिव सवाल है, इसका आंसर कैसे देना चाहिए मुझे पता नहीं, बट एक है कि कुछ ना कुछ कर लेते हैं। बिकॉज FTI ऐसा है कि आप अगर देखोगे फिल्म इंडस्ट्री में 70 to 80% जो टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे हैं, क्रू है, डायरेक्टर है, दे आर फ्रॉम FTI, और FTI ह्यूजली कंट्रीब्यूट किया है फिल्म मेकिंग में इंडिया पे। जिस तरीके से जो पैरेलल मूवमेंट चला था एक टाइम पे फिल्म मेकिंग में, कुछ नाम आप याद दिलाना चाहेंगे लोगों को? जैसे सैयद अख्तर मिर्जा है, कुमार साहनी है, मनी कौल है, काफ़ी लोग ऐसे हैं। मनी कौल है, हाल ही में गुरविंदर सिंह है, संजय लीला बंसली है, डेविड धवन भी है, फिर राजकुमार हिरानी है। एक्टिंग में तो इतने सारे लोग हैं। हाल ही में आप अगर देखोगे प्रतीक भट्ट, उनका भी फिल्म ई बालेऊ इतना मिला था। अभी इस साल 3 फिल्म गया है कान में FTI से, तो वो सारे चीज़ भी है। FTI की तरह फंक्शन करेगा। हाँ, हालांकि इधर कोई प्लेसमेंट नहीं है इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा, क्योंकि इसको उस तरीके से देखा ही नहीं गया है और विजन भी वो नहीं है। बट फिल्म इंडस्ट्री में अभी भी FTI का कंट्रीब्यूशन है और रहेगा। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन जिस पे मैं चाहता हूँ सब लोग अपनी अपनी छोटी छोटी राय रखें, बहुत लंबा ये वीडियो हो गया है। इंडिया में सिनेमा के फ्यूचर को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि जो बड़े शहर है वहाँ पे बहुत लोग काफ़ी हद तक अवेयर है कि फिल्म क्या है या फिर जो भी मीडियम उसके बारे में लोगों को जानकारी है। लेकिन जो छोटे गांव या छोटे शहर है, जैसे कि मैं भी बहुत छोटे जगह से आता हूँ, तो वहाँ पे अवेयरनेस की बहुत कमी है। तो मुझे लगता है कि उन जगहों पे काम करना चाहिए लोगों को, जो इस फिल्म एक्सपर्ट है उनको वहाँ पे वर्कशॉप्स कराने चाहिए, ताकि जो लोग को इस मीडियम के बारे में नहीं पता वो भी इसके बारे में जागरूक हो, और तभी मुझे लगता है कि एक फ्यूचर बन सकता है। नहीं तो फिर ये बस एक गिने चुने लोगों का ही काम रह जाएगा। सिनेमा का फ्यूचर इन इंडिया, मतलब अभी जो करंट माहौल है, नई सरकार देश को मिलने वाली है, सिनेमा का फ्यूचर इन इंडिया, देखिए ये डिपेंड करता है ऑडियंस क्या देखना चाहते हैं। बेसिकली ऑडियंस आप बना रहे हो, देश सेंसर कर रहा है नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट सेंसर कर रहा है नहीं कर रहा है, अभी इतने सारे OTTs है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी हमें क्या देखना है उसके ऊपर डिपेंड करता है हम इंडियन सिनेमा का फ्यूचर। बस हाँ, मुझे भी वही लगता है कि हाँ, जो सेंसरशिप है, ना कि ओनली थिएटर के रिलीज में बट ऑल्सो इन OTT प्लेटफॉर्म्स, द वे दे आर सेंसरिंग एंड बैनिंग सर्टेन फिल्म्स, दैट इज़ वेरी अलार्मिंग एंड दैट आई थिंक विल इन अ वे डिसाइड द फ्यूचर ऑफ इंडियन। किस तरह की फिल्म्स आपको लग रहा है कि ज़्यादा बैन हो रही हैं? The kind of films which is not okay for the government in that sense, okay in that sense कि उनके हिसाब में नहीं बन रहा है, उनके खिलाफ जो criticism हो रहा है वो I think they are not ready to accept it. That is the biggest problem because I think films में वो होना चाहिए। अगर criticism नहीं है like कुछ चीज़ को लेके, तो फिर like there's a problem. इलाहाबाद, प्रयागराज, फ्यूचर। सो व्हाट आई फील कि अभी ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं इवन लाइक गांव से जो अपना सिनेमा बना रहे हैं, और पहले बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री में देयर वाज नेपोटिज्म, अभी भी है, बट अभी भी ऐसे लोग आ रहे हैं जो फिल्में बना रहे हैं। तो मुझे लग रहा है फ्यूचर है, बट देयर आर प्रॉब्लम्स जो लगता है कि वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, बट देयर इज फ्यूचर। FTI में भी बात होती है कि नेपोटिज्म पे, यार हम लोग इतने 4-5 साल बात तो होती है, बट यही है कि कर लेते हैं हो जाता कर ले, बात होती है, बात और कर भी लेते हैं पर नाम नहीं लेते हैं। लाइक ये तो बातें होती रहेंगी, बट हमें अपना रास्ता निकालना है, कोई है नहीं तो खुद से करना पड़ेगा।
हाँ सिनेमा सिनेमा का फ्यूचर मैं आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। देश का फ्यूचर जैसे बनेगा उसका ही एक पार्ट है सिनेमा। अभी अगर देश में एक जो डेमोक्रेसी का एक थोड़ा बहुत क्राइसिस सब जगह पे दिख रहा है और वो अलर्ट हम लोग शायद बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहा है, वो उसको अगर हम लोग बचा पाए और आगे का जो सरकार जो आ रहा है उनसे यही मांग होगा कि वो देश का जो फ्यूचर है उसमें क्रिटिसिज्म जो हो रहा है उसको कितना दूसरे मत को कितना एंटरटेन किया जा रहा है, वो अगर रहेगा तो सिनेमा का फ्यूचर भी अच्छा ही रहेगा। थैंक यू सो मच इस बातचीत के लिए। बड़ी लंबी बातचीत है। हर दुनिया में ब्रह्मांड में जितनी चीज़ें हो सकती हैं इस हिस्से में ब्रह्मांड के, उन सब पर FTI के इन बच्चों ने बात की है, अभ्यर्थियों ने, छात्रों ने। इस तरह की और बातचीत अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। FTI एंट्रेंस से प्रशांत के साथ मैं हूं निखिल। आप देखते रहे थे दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा।